everyone, myself Bhumika Singh and I welcome you all at the Failures Academy. आज का टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक एज। इससे पहले हमने कवर किया था आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड स्टोन एज। स्टोन एज क्या था? स्टोन एज हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड था और आईवीसी हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड था, और जो वैदिक एज है वो हिस्टोरिक पीरियड है। हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड है जिसके हमारे पास रिटन एविडेंस है और उसको हम पढ़ पाए हैं और समझ पाए हैं। ठीक है, ये हमारा हिस्टोरिक पीरियड था। नाउ ये स्टार्ट कब से होता है? वैदिक एज जो है हमारा स्टार्ट होता है 1500 बीसी से 600 बीसी तक। नाउ ये एज ऑफ द वेदास था, मतलब कि इसी टाइम पे वेदास को कंपाइल किया गया था। अब ये कंपाइल किया किसने था? जो ऐसा बिलीव करते हैं, ऐसा कहते हैं कि जो है आर्यंस आए थे। आर्यंस कहाँ से आए थे? आर्यंस जो है सदर्न पार्ट ऑफ द रशिया, यहाँ से टर्की, यहाँ पे एक कम्युनिटी रहती थी। वो धीरे धीरे जो है एक्सपैंड होती थी, एक्सपैंड होते गई। उसके बाद जो है एक्सपैंड होने के बाद क्या हुआ? सम पीपल माइग्रेटेड दिस साइड, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में माइग्रेट होके आ गए थे। कुछ लोग जो है माइग्रेट होके रशिया की यूरोप की तरफ चले गए एंड सम पीपल सेंट्रल एशिया। तो ये माइग्रेट होके यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया में आए थे, और उस टाइम पे यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो रहा था। जब हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो रहा था, तो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन के डिक्लाइन में वन ऑफ द रीजन ये भी था कि शायद आर्यंस का इन्वेजन हुआ होगा, उसकी वजह से जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। बट सम पीपल ये भी कहते हैं, सम हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि ये हड़प्पन का डिक्लिनेशन का कारण आर्यंस नहीं थे। आर्यंस बल्कि हड़प्पन्स के साथ जो है यहीं सबमर्ज्ड हो गए थे और घुल मिल के वो लोग रहने लगे थे, ऐसा मानते हैं। अब आर्यंस जो है यहाँ से आए थे, ये हम किस बेसिस पे कह रहे हैं? हमारे पास क्या एविडेंस है कि हम ये कह रहे हैं कि आर्यंस जो है हमारे टर्की से माइग्रेट होके यहाँ पे आए थे? कुछ जो है हमें इंस्क्रिप्शंस मिली हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह की, जहाँ से हम कह सकते हैं कि आर्यंस जो है वो हमारे सदर्न पार्ट ऑफ रशिया से माइग्रेट होके यहाँ पे आए थे। कौन सी इंस्क्रिप्शन है पहले देखते हैं। एक जो है हमारे आर्यंस के बारे में मेंशन किया गया है हमारी कसाती इंस्क्रिप्शन में, जो कि इराक में है और 16th सेंचुरी में लिखी है ये। और दूसरी इंस्क्रिप्शन है मितानी इंस्क्रिप्शन, विच इज ऑफ सीरिया 14th सेंचुरी बीसी की। इसमें भी आर्यंस के बारे में मेंशन किया गया है। और कहाँ पे है? और हमारी एक बुज़्का इंस्क्रिप्शन टर्की की जो है, यहाँ पे ऋग वैदिक के टाइम पे जो डिटीज थे, गॉड थे, जिनकी पूजा की जाती थी, उनके बारे में मेंशन किया गया है। इंद्र, वरुण, मित्र, निषाद, इनके बारे में जो है बुज़्का इंस्क्रिप्शन में मेंशन है, जो कि ऋग वैदिक के डिटीज थे, जिन गॉड थे। तो इससे ये भी कह सकते हैं। और जो है बुज़्का इंस्क्रिप्शन में एक और चीज मेंशन है, बुज़्का इंस्क्रिप्शन में ये भी मेंशन है कि ऋग्वेदा जो है, ऋग्वेदा एग्जिस्ट करता था बिफोर 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी बीसी से पहले भी वो एग्जिस्ट करता था, ऐसा उसमें कहा गया है इस बुज़्का इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो ये हमारे पास एविडेंस हो गए। और क्या एविडेंस है? और जो है, क्योंकि जो आर्यंस आए थे वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते थे, जो कि सिमिलर है वहां से सदर्न पार्ट ऑफ जो टर्की के लैंग्वेज है उससे कुछ वर्ड्स जो हैं सिमिलर हैं। इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि आर्यंस जो है टर्की से माइग्रेट होके आए थे, सदर्न पार्ट ऑफ रशिया से। वर्ड्स क्या क्या है जो सिमिलर हैं? जैसे कि भ्राता संस्कृत में लिखते थे, उसका ब्रदर होता है ना। सप्त, सात, 7, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो ऐसे ही जो है उनकी लैंग्वेज सिमिलर थी, इस वजह से कुछ वर्ड्स जो है हमारे मैच करते हैं उनके आर्यंस के
विद द टर्की। सो इस वजह से कह सकते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स बिलीव करते थे कि जो है उनका माइग्रेशन कहाँ से हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था आर्टिक रीजन से हुआ था। मैक्स मुलर मानते थे कि जो है सेंट्रल एशिया से आए थे। एंड स्वामी दयानंद सरस्वती तिब्बत। और भी बहुत सारे डिफरेंट स्कॉलर्स के अलग अलग व्यूज हैं। सो नाउ वैदिक एज जो है अब मेन वैदिक एज कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है और क्या क्या है, इसको चलो स्टार्ट करते हैं। वैदिक एज जो है पहले अर्ली और लेटर वैदिक दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। दो पार्ट्स में इस वजह से डिवाइडेड है क्योंकि अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। उस टाइम की सोसाइटी में डिफरेंस है, पोजीशन ऑफ द वुमेन में डिफरेंस है, उस टाइम के जो है रिचुअल्स में डिफरेंस है। इस वजह से अर्ली और लेटर वैदिक फेज में इसको डिवाइड किया गया है। इन सब चीजों को हम लोग आगे कवर करेंगे। अभी बस इतना जान लेते हैं कि इसका टाइम पीरियड क्या है। 1500 से 1000 बीसी का जो टाइम पीरियड है वो अर्ली वैदिक एज में आता है। एंड 1000 टू 600 का जो टाइम पीरियड है वो हमारा लेटर वैदिक फेज में आता है। और जो मेनली अर्ली वैदिक के टाइम की थी वो मेनली पेस्टोरलिस्ट सोसाइटी थी। मतलब जो पेस्टोरलिस्ट वो होते हैं जो गाय को भैंस को चराते हैं, है ना, चरगाह, वो उनको पेस्टोरलिस्ट बोलते हैं। नाउ द मीनिंग ऑफ द वेदास इज टू नो, टू नॉलेज इज द मीनिंग ऑफ वेदास। और वेदास को क्या बोलते हैं, श्रुति लिटरेचर बोलते हैं। श्रुति लिटरेचर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ओरली ट्रांसमिटेड की गई थी, ओरली पास की गई थी। मतलब कि जो ये इसको किसी को पहले जो भी ऋषि या फिर सेज ने जिन्होंने भी इस चीज को लिखा है उनको डायरेक्ट भगवान ने वो कहते हैं कि उनको डायरेक्ट भगवान ने उनको ये सारे सुनाई थी और उन्होंने फिर उसको रिटन किया, मतलब लिखा। और इसी वजह से इसको अपौरुषीय भी कहते हैं कि नॉट रिटन बाय मैन, इट इज गिफ्टेड बाय द गॉड। ऐसा मानते हैं, गिफ्टेड बाय द गॉड, मतलब कि भगवान ने जो है उनको ये ज्ञान दिया और उन्होंने उसको लिख दिया। ठीक है। नित्य मतलब ये इटर्नल, परमानेंट है ये चीज। ये सब जो है वेदास को कहते हैं। नाउ वेदास इज डिवाइडेड इनटू, वेदा को जो है 4 पार्ट्स में 4 डिवीजन है। कौन कौन सा है ये 4 डिवीजन, क्या क्या है? ये है ऋग वेदा, साम वेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। ऋग वेदा जो है हमारी ओल्डेस्ट वेदा है, मतलब सबसे पहले इसी को कंपाइल किया गया था, इसी को लिखा गया था। और ये जो है हमारी अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में लिखा गया था। अभी हमने पीछे देखा था ना, अर्ली वैदिक टाइम पीरियड हमारा 1500 से 1000 बीसी था। तो इस टाइम पे सिर्फ ऋग वेदा का कंपाइलेशन हुआ था और किसी भी वेदा का कंपाइलेशन इस टाइम पे नहीं हुआ था। और बाकी जितनी भी वेदास हैं सबका कंपाइलेशन जो है आफ्टर इन सबका कंपाइलेशन लेटर वैदिक पीरियड में हुआ है, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। ठीक है। और ऋग्वेदा, सामवेदा और यजुर्वेदा तीनों को मिला के हम इसको क्या बोलते हैं, वेद त्रयी, वेद त्रयी बोलते हैं, या फिर त्रयी सिंपली मतलब 3। नाउ अब जो है हर एक वेदा जो है, हर एक वेदा 4 डिवीजन है, हर एक वेदास का 4 डिवीजन है। ठीक है। तो वो डिवीजन क्या है, हर वेदा, सारे वेदास का एक सब डिवीजन है, वो क्या है, संहिता, ब्राह्मणास, अरंक्यास एंड उपनिषद। अब संहिता से हमें क्या पता चलता है, संहिता में क्या है, मंत्रा और हैम्स की चैंटिंग, मतलब उसको क्या कैसे पढ़ना है, मंत्र को कैसे जाप करना है, ये सब इसमें है। ठीक है। अब उन मंत्र जो जाप करेंगे, ब्राह्मणास में है कि उन मंत्र को जो जाप करेंगे उसका मतलब क्या होता है, उसमें सारे हाइम्स की मीनिंग क्या होती है, जो मंत्र है इसकी मीनिंग क्या होगी, और जो रिचुअल सेक्रीफाइस करने हैं उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन जो है हमारे ब्रह्मणास में दिया गया है। और
अरण्यकास क्या है? अरण्यकास को जो है फॉरेस्ट बुक कहते हैं। फॉरेस्ट बुक इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज रिटन बाय द सेजेस, इस उन सेजेस के द्वारा, उन संतों के द्वारा लिखी गई है, उस टाइम पे लिखी गई है जब ये फॉरेस्ट में थे। फॉरेस्ट में रह के उन्होंने ये सारी बुक्स लिखी। अच्छा, फॉरेस्ट में रह के क्यों लिखा है? देखो क्या हो रहा था इस टाइम पे, जब संहिता और ब्रह्मनाज लिखा गया था, कंपाइलेशन हुआ था, इस टाइम पे जो रूलिंग क्लास थी, प्रीस्ट थे, ठीक है, प्रीस्ट थे और किंग था। मान लो प्रीस्ट पूजा पाठ करवाते थे और किंग जो है सारी पूजा पाठ परफॉर्म करते थे। बाकी और जो दूसरे क्लास के लोग थे उनको कोई मौका नहीं मिलता था। तो ऐसा मानते थे कि जो बस जो पूजा पाठ कर रहा है वही जो है साल्वेशन, मोक्ष उसी को प्राप्त होगा, बाकी जिसने नहीं किया उसको नहीं होगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के जो कुछ दूसरे प्रीस्ट थे और जो सेजेस थे, वो संत थे, वो लोग उन्होंने ये अरण्यकास जो है फॉरेस्ट में जाके लिखी और वहीं पे ये सारे जो है रिचुअल्स परफॉर्म करते थे और वहीं पे ये नॉलेज भी देते थे, वहीं पे ही ये नॉलेज भी देते थे और वहीं पे ये सारे काम करते थे। देन आफ्टर दैट, जब ये सब हो गया उसके बाद क्या आया? उपनिषद। उपनिषद हमें क्या बताता है? फोकस ऑन द फिलोसफी, फिलोसफी ऑफ एंड स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करता है। ये हमारा फिलोसफी और स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करता है। नाउ अब क्या हो रहा था कि अभी तक जो है ये सारी नॉलेज और ये सारा जो है प्रीस्ट और किंग और जो बाकी दूसरे संत थे वही सब कर पाते थे। अब जो लोअर क्लास थी उसको ये लगता था कि जो है सारे जो प्रीस्ट, क्योंकि ये यहाँ उस समय ये बिलीव था कि जो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करेगा, पूजा करेगा और भक्ति करेगा, पूजा पाठ करेगा, वही मोक्ष को प्राप्त होगा। जो नहीं करेगा उसको मोक्ष नहीं मिलेगा, मर जाएगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। तो इस वजह से तब जो है क्या आया? उपनिषद आया। उस उपनिषद में बताया गया कि कैसे थ्रू द भक्ति, भक्ति के मार्ग से कैसे आप साल्वेशन, मोक्ष को पा सकते हैं। ठीक है। नाउ हाँ, उपनिषद को और क्या बोलते हैं? उपनिषद को वेदांता भी बोलते हैं। वेदांता मीन्स एंड ऑफ द वेदास। और हमारे पास 108 उपनिषद हैं, लेकिन उसमें से ओनली 10 जो है हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और वो अलग अलग वेदास में है, उसको अभी हम आगे देखेंगे। ठीक। और ये याद रखना कि ये हर एक सारे वेदास में, जैसे मान लो सपोज ऋग वेदा है तो उसके 4 डिविजन्स हैं, यजुर्वेदा है तो 4 डिविजन, ये चारों पार्ट सारे उसमें हैं और हर सबके लास्ट में उपनिषद है। सारे वेदास के लास्ट में उपनिषद है। ठीक है। नाउ अब हम पहले पढ़ते हैं ऋग्वेदा। ऋग्वेदा क्या है? ऋग्वेदा इज द कंपाइलेशन ऑफ द सॉन्ग्स एंड द हिम्स। जो भी मंत्र सूक्त हैं, सूक्त जो उस समय पढ़े जाते थे उनका कंपाइलेशन है, क्योंकि ऋग्वेदा में सारे सूक्तास लिखे हुए हैं। ठीक है। जब सूक्ति लिखी हुई है, पूजा पाठ करते समय किन सूक्ति को बोलना है वो सारी सूक्तियां इसमें लिखी हुई है। और कितने हाइम्स हैं? 1028 हाइम्स है। ठीक है। और ये कौन जो उस समय ये रिसाइट करता था, मतलब बोलता था, पढ़ता था, वो उसको क्या बोलते हैं? होत्री और होता बोलते हैं। होत्री बोलो या फिर होता बोलो। और 1058 की क्या है? वर्सेस। वर्सेस मतलब होता है छंद, होता है। ठीक है। ये है हमारे, जिसको हमें कैसे पोएटिक फॉर्म में पढ़ना है। ठीक है। ये डिवाइडेड। अब हर एक ऋग वेदा जो है, सॉरी, वेदास जो है हमारे ऋग वेदा, वो 10 मंडल्स में डिवाइडेड है। 10 मंडल्स मतलब क्या है? बुक्स। 10 बुक्स में डिवाइडेड है। ठीक है। एक अपनी ऋग्वेदा जो है 10 मंडल्स मतलब बुक्स में डिवाइडेड है। 1 to 7 जो है ये अर्लियर कंपाइलेशन, मतलब इनका कंपाइलेशन 2 to 7 मंडल्स का कंपाइलेशन पहले हुआ था और फर्स्ट 9th और 10th मंडल का कंपाइलेशन बाद में हुआ था। हाइम्स इन द प्रेज ऑफ द इंद्र। अच्छा, जो ये मंत्र उस समय बोले जाते थे वो किसके लिए बोले जाते थे? कौन से भगवान के लिए? इंद्र, अग्नि, वरुण और विष्णु। इन लोगों के लिए ये सारे जो मंत्र हैं, कि मंत्र की चैंटिंग्स जो होती थी ये उन्हीं के लिए होती थी, उन्हीं के प्रेज में। और उसके बाद जो है गायत्री मंत्र बाय विश्वामित्र इन थर्ड मंडला। गायत्री मंत्र जो है ओम भूर्भुवः, ये किसमें है? थर्ड मंडला, जो कि विश्वामित्र ने लिखा है। एंड 9th मंडल में क्या है? लॉर्ड सोमा के बारे में बताया गया है। 9th मंडल में लॉर्ड सोमा क्या थे? लॉर्ड सोमा जो है इनको क्या कहा जाता है? लॉर्ड ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स का लॉर्ड कहा जाता है। ये इसमें क्या होता था? सोमा यहाँ से क्या आया था? एक सोम,
सोमरस। सोमरस का क्या काम था? इन प्लांट्स से जो है रस निकालते थे और उसको पीते थे। कब पीते थे? क्यों पीते थे? क्योंकि मंत्र करते करते वो लोग जो है टू गेट द एनर्जी, मंत्र करते करते उनकी एनर्जी ना लो हो, इस वजह से वो सोमरस का पान करते थे, है ना। 10th मंडल में क्या है? 10th मंडल में पुरुष सूक्ता है। पुरुष सूक्ता क्या होता है अभी बताते हैं। पुरुष सूक्ता में जो है 4 वर्णास को डिफाइन किया गया है। 4 वर्ण, 4 वर्णास को हमारे पुरुष सूक्ता में डिफाइन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये जो है चारों वर्णास जो है हमारे जो ब्रह्म जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी हैं, उनके पूरे बॉडी पार्ट से इन चारों गुरु, ये चारों वर्णास निकले हैं। कैसे? उनके माउथ से मतलब ब्राह्मणा, ब्राह्मण, ठीक है। आर्म्स मतलब क्षत्रिय, थाइस मतलब वैश्य, फीट मतलब शूद्रा। शूद्रा का मेंशन जो है पुरुष सूक्ता में पहली बार किया गया था। उससे पहले हमारे पास जो है 3 वर्णास ही थे। पुरुष सूक्ता में फर्स्ट टाइम जो है शूद्रा का मेंशन किया गया, ठीक है। शूद्रा का मेंशन पुरुष सूक्ता में फर्स्ट टाइम किया गया। उससे पहले 3 वर्णास ही थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य था, ठीक है। नाउ क्या है? 2 ब्राह्मणस, जैसे हर एक वेदास के जो है 4 डिविजन्स हैं, तो उसमें ब्राह्मणास कौन से थे? अत्रि और कौशिकी, कौस्तिकी, ठीक है। सरस्वती मोस्ट सैक्रेड रिवर थी, जिसको माते तमा, देवी तमा, नदी तमा कहा जाता था। माते तमा मीन्स बेस्ट ऑफ ऑल मदर, सारी माताओं में सबसे बेस्ट। देवी तमा बेस्ट ऑफ ऑल देव, मतलब सारे देवताओं में सबसे बेस्ट। नदी तमा मीन्स बेस्ट ऑफ ऑल द नदी, रिवर। 4 अफगानिस्तान रिवर को के बारे में भी इसमें मेंशन किया है। कुर्मु, कुभा, गोमाती, सुवास्तु। ये इट्स अ फैक्ट, यू हैव टू रिमेम्बर दिस, ठीक है, कि सरस्वती की कौन सी रिवर्स के बारे में, सॉरी, अफगानिस्तान की कौन सी रिवर्स के बारे में मेंशन किया गया है ऋग्वेदा में। और क्या गंगा और यमुना के बारे में नहीं मेंशन किया गया है? किया गया है। गंगा के बारे में इसमें 1 टाइम, ऋग्वेदा में सिर्फ 1 टाइम आया है, और यमुना में 2 टाइम्स जो है, गंगा यमुना, यमुना का नाम 3 टाइम्स आया है, और गंगा का 1 टाइम। ये याद रखने वाला फैक्ट है, ठीक है। और जो है, क्या उस टाइम सिर्फ जो है ये हमारे मेल ही मेल संत होते थे? नहीं, फीमेल भी थी जिन्होंने कुछ कंपाइलेशन किया था वेदास का। फीमेल जो संत होती थी उनको क्या बोलते थे? ब्रह्मवादिनी, ब्रह्मवादिनी बोलते थे उनको, ठीक है। जो फीमेल होती थी, जो सॉरी फीमेल जो कंपाइल, जैसे विश्वामित्र है, इन्होंने कंपाइलेशन किया, वैसे ही जो फीमेल थी उनको क्या बोलते थे? ब्रह्मवादिनी, ब्रह्मवादिनी बोलते थे। और उसमें थी हमारी लोपामुद्रा, और भी गार्गी, मैत्री, अपाला, ये सारे नाम, ठीक है। नाउ अब हम मूव करते हैं सामवेदा में। सामवेदा क्या है? पहले तो सामवेदा जो है शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटा वेदास ये है। वेदास में चैंटिंग ऑन द मेलोडीज जो है, इसमें सामवेदा में उसको लय में गाने के लिए बताया गया है, ठीक है। मेलोडीज मतलब सुर में। कलेक्शन ऑफ द मंत्रास संग ऑन द ओकेजन ऑफ द यज्ञ, जब यज्ञ परफॉर्म करते हैं तो उस समय जब जो मंत्र को बोलना है उसको एक लय में बोलना है, एक म्यूजिक में बोलना है, ये हमें सामवेदा बताता है। और ये कहाँ से? 8th और 9th मंडल से लिया गया है, ऋग्वेदा के ही 8th और 9th मंडल का कंपाइलेशन है ये। ये इसके 2 इंपॉर्टेंट उपनिषद कौन कौन से है? चंद्रगया एंड केन उपनिषद। ये 2 इंपॉर्टेंट उपनिषद ऑफ द संवेदा, यू हैव टू रिमेम्बर दिस, चंद्र और केन ऑफ द सामवेदा। साम, शाम को चांद निकला, ऐसे कुछ करके याद कर लो, केन, ठीक है। नाउ यजुर्वेदा, यजुर्वेदा में क्या बताया गया है कि इसमें जो है सेक्रीफाइसल फॉर्मूलाज के बारे में बताया गया है कि रूल्स एंड रिचुअल्स टू बी ऑब्जर्व एट द टाइम ऑफ सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस करते समय जो भी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना है, उसमें जो है ये यजुर्वेदास में बताया गया है, ठीक है।
कि क्या क्या जब हम सेक्रीफाइस करेंगे उसके में क्या क्या मतलब कैसे उसको फॉलो करेंगे, क्या क्या रूल्स होने चाहिए सेक्रीफाइस के करते समय, ये हमें जो है उसमें बताया गया है ना। जैसे हम लोग मंत्र जो पढ़ते हैं तो उसके बाद जो क्या मतलब पूजा पाठ के बाद अब क्या करना है, वो सब चीजें इसमें। बोथ इन प्रोज एंड पोइट्री, प्रोज और पोइट्री में दोनों ही मतलब इसको गा के भी बोलते हैं और ऐसे भी बोलते हैं। एंड इसके टू फॉर्म्स हैं, क्या क्या है, कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण मतलब ब्लैक, शुक्ल मतलब व्हाइट। और कृष्ण में अब कृष्ण जो है हमारा प्रोज और पोइट्री दोनों फॉर्म में होता था और शुक्ल जो है ओनली पोइट्रिक फॉर्म में होता था। और कृष्ण में हमारे सतोपंथ ब्राह्मणा, सतोपथ सतोपथ ब्राह्मणा जो है हमारे, सतोपथ ब्राह्मणा जो है इसमें कृष्ण का ही पार्ट है, कृष्ण में आता है, ठीक है। और इसमें हमारे 32 उपनिषद हैं, जिसमें जिसमें दो इंपॉर्टेंट हैं, क्या है, कठोपनिषद और बृहन्नायक। कठोपनिषद में डायलॉग जो है नचिकेता और यमा के बीच में है। यमा कौन है, यमा इज द लॉर्ड ऑफ डेथ, यमराज जिसको बोलते हैं, है ना। नचिकेता, नचिकेता जो है 12 ईयर एक बॉय था, एक ऋषि का एक सेज थे, एक संत थे, उनका बेटा था। ये 12 ईयर बॉय यम से जाके पूछता, यम से सारी इंफॉर्मेशन लेता है कि मरने के बाद क्या होता है, कैसे होता है, साल्वेशन, मोक्ष, ये सारी इंफॉर्मेशन वो लेता है, ठीक है। तो ये उसी उसी के बारे में है। तो ये कठोपनिषद हो गया। एंड बृहन्नायका इज द ओल्डेस्ट उपनिषद, बृहन्नायका ओल्डेस्ट उपनिषद है। और इसमें क्या बताया गया है, तमसो मार ज्योतिर्गमय, ये लाइन इसमें की है बृहन्नायका उपनिषद में। इसका क्या मतलब है, लीडर्स फ्रॉम द डार्कनेस, मतलब हमें अज्ञान के प्रकाश से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले चलना, इसका मतलब ये होता है तमसो मार ज्योतिर्गमय, ठीक है, लीडर्स फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। नाउ अब हमारा लास्ट उपनिषद है, लास्ट वेदा है, क्या है, अथर्ववेदा। अथर्ववेदा क्या है, प्रोवाइड नॉलेज ऑफ द मैजिकल फॉर्मूलाज, मतलब ये हमें मैजिकल फॉर्मूलाज या फिर ब्लैक मैजिक के, जादू टोना टोटका के बारे में बताता है कि कैसे करके किसी को वश में करना है ना। ये हमारे कितने खंड्स में डिवाइडेड है, 20 खंड्स, मतलब इसकी 20 खंड्स मतलब 20 पार्ट्स में डिवाइडेड है। खंड खंड, ठीक है। उस उपनिषद जो है, इसकी क्या उपनिषद है, इसके है मुंडको उपनिषद और महाकोनोपनिषद, महा महाउपनिषद, इसका महाकोनो नहीं होगा, ये महाउपनिषद है, हाँ। महाउपनिषद और मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में क्या बताया गया है, सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। सत्यमेव जयते हमारे जो है अशोक स्तंभ में लिखा हुआ नेशनल एम्बलम, ट्रुथ अलोन टर्म्स। और महा उपनिषद में क्या है, वासुदेव कुटुंबकम, मतलब पूरा संसार ही, होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली, पूरा संसार एक परिवार है ये। और गोपता ब्राह्मण, कौन से ब्राह्मण का इसमें मेंशन है, गोपथा ब्राह्मण। एंड नाउ ये तो थे हमारे 4 वेदास। नाउ अब जो है क्या है, ये स्कूल ऑफ फिलोसफी। व्हाट इज दिस स्कूल ऑफ फिलोसफी, स्कूल ऑफ फिलोसफी का मतलब ये है कि जो ये सारे वेदास हैं, ये वो लोग थे जो कि बिलीव करते थे इन वेदास में, बिलीव इन वेदास, ये लोग सब वेदास में बिलीव करते थे और इनको ऑर्थोडॉक्स, इनको ऑर्थोडॉक्स, ये जो है ऑर्थोडॉक्स थे। ऑर्थोडॉक्स मतलब बिलीव करते थे वेदास पे। ये जितने भी इसमें ये स्कूल हैं बताए गए हैं 6, ये सारे जो है वेदास पे बिलीव करते थे। बट इनका सबका जो है मानना अलग अलग था कि ये जो जैसे कि मान लो ये सब लोग अलग अलग बोलते थे कि अलग अलग तरीके से, इन सबका कहना है कि इन सब तरीके से जो है साल्वेशन यानी मोक्ष को अटेन कर सकते थे। तो ये सब अलग अलग तरीके से बताते कि कैसे जो है हम मोक्ष को अटेन कर सकते हैं, ठीक है। ये लेकिन ये सारे जो है वेदास पे बिलीव करते थे। तो सांख्य स्कूल क्या कहता है, सांख्य स्कूल में क्या बताया गया है, ड्यूलिज्म को बताया गया है। ड्यूलिज्म मतलब पुरुष और प्रकृति के बारे में इसमें बताया गया है।
पुरुष और प्रकृति मतलब, पुरुष मतलब सोल और प्रकृति मतलब नेचर। ठीक है, पुरुष और प्रकृति की जो है प्रकृति को इसमें डिफाइन किया गया है सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी बाय कपिल मुनि, न्याय बाय गौतम मुनि, वशिष्ठ बाय कन्नड़, ठीक है, योगा बाय ऋषि पतंजलि, ये याद रखना है, और पूर्व मीमांसा जामिनी, उत्तर मीमांसा बद्रायन। ठीक है, अब इसमें जो है क्या बताया गया है, न्याय में न्याय स्कूल में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है लॉजिकल फिलॉसफी। ये लॉजिकल फिलॉसफी मतलब ये लॉजिक्स की बातें करता है ना। एंड वशिष्ठ में क्या बताया गया है, वशिष्ठ जो है 5 एलिमेंट्स के बारे में बताता है कि कैसे जो है हमारा शरीर, हर एक चीज 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। वो 5 तत्व कौन से हैं, जैसे हवा, पानी, सूर्य, पृथ्वी और आकाश। ये हमारे जो है हमारा शरीर 5 तत्वों से कैसे मिल गया, और इसी में जो है एटम को बताया गया है, एटम के बारे में बताया गया है कि हैवरी इसमें एटम के बारे में ये बताया गया है कि हर बॉडी जो है, हर एक सोल एक छोटे एटम से बनी हुई है। ठीक, योगा, योगा मतलब इसमें जो है क्या है कि कैसे हम मेडिटेशन और योगा से जो है साल्वेशन को अटेन कर सकते हैं, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, पूर्व मीमांसा में क्या बताया गया है, फोकस्ड ऑन द रिचुअल्स। ये जो है रिचुअल्स, वेदास के रिचुअल्स पे फोकस करता है कि कैसे हम वेदा के रिचुअल को फॉलो करके साल्वेशन को अटेन कर सकते हैं। नाउ, और जो है हमारे उत्तर मीमांसा है, इसमें क्या बताया गया है, ये जो है उपनिषद का पार्ट है, और इस उत्तर मीमांसा जो है स्पेशली हमारा ये उपनिषद का पार्ट है। तो ये थ्योरी ऑफ वेदांत, इसको वेदांता फिलॉसफी भी कहते हैं। इसका क्या मानना है कि ब्रह्म, ब्रह्म इज द ओनली ट्रुथ। ठीक है, ब्रह्म इज ओनली ट्रुथ, ये किसमें बताया गया है, उत्तर मीमांसा में, इस चीज के भद्रायन। ठीक है, ये याद रखना, और इसको वेदांत फिलॉसफी भी कहते हैं, क्योंकि ये वेदांत फिलॉसफी को उपनिषद पे फोकस करता है, इस वजह से इसको वेदांत फिलॉसफी भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ इन सारे जो ये 6 स्कूल हैं, कितने से स्कूल्स हैं, स्कूल ऑफ फिलोसफी हैं, 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी हैं, और इन सब का मानना है ये सारे जो हैं ऑर्थोडॉक्स हैं। ऑर्थोडॉक्स क्यों हैं, क्योंकि ये एक वेदास पे बिलीव करते हैं, इसलिए ये सारे ऑर्थोडॉक्स हैं। और ये जो है इन सब का ये कहना है कि जैसे कि इन लोगों को सारे, सब लोग सिर्फ साल्वेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन सब लोग क्या बता रहे हैं, रास्ता अलग अलग बता रहे हैं, जर्नी डिफरेंट है और डेस्टिनेशन सेम है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेदांग। वेदांग क्या मतलब होता है, वेदों का अंग। ये वेदों का अंग क्या मतलब है, इट इज कॉल्ड द लिम्स ऑफ द वेदास। इनको वेदास का लिम्स कहा जाता है। ये क्या बताते हैं, ये क्यों, अब देखो वेदास को पढ़ने का प्रॉपर तरीका कैसे क्या होता है, उसकी जो है अंडरस्टैंडिंग हमें समझना कैसे है, ये सारी चीजें, हमारी ये नॉलेज जो है हमें वेदांग से मिलता है। वेदांग में हम समझते हैं कि प्रॉपर रिसाइटेशन मतलब कैसे रिसाइट करना है वेदा को, कैसे पढ़ना है। ठीक है, एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेदास, और वेदा को कैसे समझना है। जैसे कि अगर हम लोग, अगर हमें इंग्लिश पढ़ना है तो पहले अल्फाबेट्स ABC पढ़ेंगे, ABCD पढ़ेंगे, पहले इसकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम वर्ड्स को पढ़ पाएंगे, सेंटेंस को पढ़ पाएंगे। उसी तरह अगर हमें वेदास पढ़ना है तो वेदांग्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम वेदास को पढ़ पाएंगे। तो ये वेदांग्स भी हमारे कितने हैं, 6 वेदास। ठीक है, 6 वेदांग्स हैं ये, नॉट वेदास, ये वेदांग्स होगा, 6 वेदांग्स हैं। ये क्या है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, चंद और ज्योतिष। अब ये सब बताते क्या क्या है। नाउ, शिक्षा जो है हमारी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की, ये जो है क्या है, फोनेटिक्स मतलब हमें प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, जो भी उसमें हमारे हेम्स हैं मतलब मंत्र हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, ये हमारे शिक्षा बताती है। कल्प मीन्स रिचुअल कैनॉन, मतलब जो हमें रिचुअल्स या फिर सेक्रीफाइस किस तरह परफॉर्म करने हैं, वो जो है हमारे कल्प से पता चलता है। व्याकरण मतलब हमें इसमें ग्रामर के बारे में नॉलेज मिलती है। ठीक है,
उसमें जो वर्ड्स हैं, रूट वर्ड्स उसके हैं, उसका मतलब क्या है ये हमें व्याकरण बताता है। निरुक्ता क्या है? एटोमोलॉजी। एटोमोलॉजी मतलब वर्ड्स, वर्ड्स शब्दों, शब्दों का ज्ञान, शब्दों, इसको एटोमोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। चंद मतलब मैट्रिक्स, और ज्योतिष मतलब एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या है? फिक्सिंग ऑस्पिशियस डेट एंड टाइम टू परफॉर्म वैदिक रिचुअल्स। क्या सही समय होना चाहिए रिचुअल को परफॉर्म करने का, ये हमें ज्योतिष से पता चलता है। ठीक है। तो ये हमारे 6 वेदांग्स थे, जिससे ये 6 वेदांग्स जो है ये क्या है, ये वेदास में नहीं लिखे गए थे, ये बाद में लिखे गए हैं। ये मैन मेड है, मतलब इसको भगवान ने किसी को नहीं सुनाया था ऐसा। ये जो है बाद में इसको लिखा गया था कि वेदास को पढ़ना कैसे, क्योंकि क्या होता है वेदास को लिख तो किया गया लेकिन अब उसको प्रॉपर तरीके से कैसे पढ़ना है ये किसी को नॉलेज नहीं थी। इस वजह से वेदांग्स लिखा गया कि हमें कैसे पहले वेदांग्स की नॉलेज से जब हम वेदा को पढ़ेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इस वजह से वेदांग्स लिखे गए हैं। ठीक है। अब इसका जो आगे का पार्ट है वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। हम्म, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है कि हम उसमें क्या पढ़ेंगे, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में टाइम में सोसाइटी कैसी थी, वहाँ का उस टाइम का इकोनॉमी क्या थी, उस टाइम जो है सोशल कंडीशन क्या थी, मेल की फीमेल की, ठीक है, कॉमन पीपल की, ये सब चीज डिटेल में कंपैरिजन के साथ अर्ली और लेटर वेदा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।